everyone, this is शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू लेट्स लर्न विथ अग्रवाल। सोपली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा प्राचीन इतिहास का एक और नया टॉपिक, वो है मौर्योत्तर काल। हेडिंग आपने देख ली होगी, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल क्या है भाई? मौर्योत्तर काल नामकरण कैसे पड़ा? मौर्य काल तो हमने पढ़ लिया। महाजनपद काल जब मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था, शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी। उसके बाद देखा था हमने वैदिक काल। वैदिक काल के बाद महाजनपद। महाजनपद काल के दौरान दो नए धर्म पनपे थे, वो थे जैन एवं बौद्ध धर्म। जैन धर्म देखा, फिर बौद्ध धर्म देखा। इसी तरह हम सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब क्रमबद्धता के साथ चल रहे, तो चीजें हैं वो पढ़ने में सरल हो जाती है। तो इसी कड़ी में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल क्या है भाई? ये मौर्य काल हमने पढ़ा था, महाजनपद काल पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था मगध महाजनपद पढ़ा था हमने। मौर्य काल महाजनपद काल में हमने मौर्य काल पढ़ा था, जो कि मगध पर शासन करने वाला एक वंश था। मौर्य काल मगध महाजनपद पर शासन करने वाला एक जो वंश था वो था मौर्य। मौर्यों में मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से गणानंद को है वो हराकर मारकर है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखते हैं। उसके बाद उनका बेटा आता है बिंदुसार। बिंदुसार ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो उसके एक पुत्र चंद्रगुप्त के पुत्र के रूप में तथा अशोक महान के पिता के रूप में पहचान होती है। तो उसके बाद मैंने बताया था अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो जैन धर्म ग्रहण किया था, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बहुत सारा दान है वो, धन है वो, जो बौद्ध विहार थे, मठों को है वो दान में दिया था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी कड़ी में हम मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तर काल क्या था भाई? मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो उसके पीछे बहुत सारे कुछ छोटे मोटे कारण हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। और मौर्योत्तर काल के दौरान ही हमने देखा था कि गणानंद के वक्त ही वो जो सिकंदर है वो आक्रमण करता है, जिसे हम बोलते हैं अलेक्जेंडर या सिकंदर। तो वो आक्रमण करता है भारत पर। तो भारत में जो पोरस है, पोरस के साथ उसका सामना होता है, पोरस के साथ उसका युद्ध होता है। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर है वो सिकंदर महान है वो पोरस को साम्राज्य वापस लौटा देता है। फिर है वो चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसके साथ है वो उसी के सेनापति, वो तो लौट जाता है वापस, जो अपने यूनान है वहां पर लौट जाता है, और मस्तिष्क जवर के कारण है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, जो सिकंदर महान की। उसके बाद है वो उसका जो सेनापति होता है अगला सेल्यूकस निकेटर, तो वो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करता है। तो युद्ध में हार जाने के बाद एक संधि के तहत है वो अपनी पुत्री का विवाह है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है हेलेना, जो कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। तो ये तो बातें हो गई। तो अब हम चलेंगे कि भारत में क्या चल रहा है, उसी दौरान है वो जो यूनान है वहां पर क्या चल रहा है। सिकंदर की मृत्यु के बाद है वो क्या हुआ, सिकंदर की मृत्यु के बाद वहां का साम्राज्य है वो किसने संभाला, वगैरह सारी चीजें हम फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज है वो जो टाइम मशीन है, हमारी काल्पनिक टाइम मशीन की पेटियां है वो थोड़ा बांध लीजिए, क्योंकि हम यूनान चलने वाले हैं, सिकंदर के देश मकदूनिया। तो चलिए मौर्योत्तर काल का सबसे पहले टाइम पीरियड देखो भाई। 184 BC से लेकर 180, मतलब कि 184 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी, यहाँ पर ईस्वी आ गई, एडी मतलब ईस्वी, और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी 184 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी का ये टाइम पीरियड है मौर्योत्तर काल। तो ये मौर्योत्तर काल क्यों पढ़ाना वो भी देखेंगे। वस्तुतः मौर्य साम्राज्य का केंद्र बिंदु मगध महाजनपद था। वस्तुतः जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का केंद्र बिंदु कौन था? मगध महाजनपद, क्योंकि मगध पर तो मौर्य ने शासन किया था। मगध पर है वो बहुत सारे वंशज आए, 5-6 बताए थे मैंने। हरियकर, जो ये
हर्यक वंश पढ़ा था हमने। हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, वो कालाशोक वगैरह आए थे। तो इस प्रकार से जो मगध पर है वो विभिन्न वंशजों ने शासन किया था। इसी प्रकार इसी क्रम में है वो जो मगध महाजनपद है वो मौर्यों का भी मगध महाजनपद शासन रहा था। तो ये केंद्र बिंदु कौन था? मगध। तो मगध है वो जिसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, क्योंकि इसकी स्थिति है वो काफी अच्छी थी। इसके तीन ओर से ये पहाड़ियों से, नदियों से घिरा हुआ था, इसीलिए दुश्मन है वो जल्दी आक्रमण नहीं कर पाते थे। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, क्योंकि आर्थिक स्थिति इसकी काफी अच्छी थी। शासकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो यहाँ पर मगध पर शासन करने वाले शासक थे, जो वंशज थे मगध पर है वो विभिन्न वंशजों ने शासन किया था। इसी कारण योग्यता, क्षमता आदि मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त और अशोक के अखिल भारतीय स्तर पर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है वो चाणक्य की सहायता से वो अखंड भारत का निर्माण करते हैं। तो ये जो मगध था वो है वो केंद्र बिंदु था, मतलब सारी शक्तियों का कंट्रोल है वो सारी जो राजा है वो मगध के अधीन में रहकर है वो कार्य करते थे, क्योंकि मगध पर शासन किसने किया था? मौर्य वंशजों ने किया था। मौर्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य है और जो महान अशोक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उन्होंने यहाँ पर शासन कार्य किया था। इसीलिए मगध की है वो जो पहले से आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी और जो वंशज है वो भी काफी अच्छे आ गए। तो इसी कारण है वो तो अखिल भारतीय स्तर पर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखो मौर्योत्तर नामकरण क्यों, या आखिर मौर्योत्तर नामकरण क्यों किया है? जो विद्वान, जो इतिहासकार हुए, उन्होंने मौर्योत्तर काल ही जो नाम है वो क्यों रखा? मौर्य काल पड़ा रहने देते, वो भी तो अच्छा था। मौर्य शासन तो मौर्य ही कर रहे हैं फिलहाल भी, यहीं पर भी मौर्य ही शासन करे, यहाँ पर कोई अन्य नहीं आया। लेकिन बात यह है कि पहले है वो सारे जो राजा है वो जो मौर्य थे, मौर्य शासक, इनके अधीन रहकर है वो कार्य करते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त ने अखंड भारत का निर्माण किया था। तो सारे जो राजा है वो उसके जो सेंटर में रहकर है वो अधीन रहकर है वो कार्य करते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि धीरे धीरे अशोक ने है वो हमने देखा था कि कलिंग विजय युद्ध के दौरान भयंकर है वो हिंसा हुई थी, जिसके कारण है वो उसने वो युद्ध की नीति त्याग दी थी और वो धर्म ग्रहण कर लिया था। वो शांति प्रिय जीवन व्यतीत करने लगा था। तो उसके बाद जितने भी जो उत्तराधिकारी आए ही जो मौर्य काल में है वो उत्तराधिकारी आए, वो इतने प्रभावशाली नहीं थे, इतने योग्य शक्तिशाली नहीं थे। और देखो हालांकि सांकेतिक एवं औपचारिक रूप से अभी भी अखिल भारतीय स्तर पर आज का भारत मत लीजिए, अखिल भारतीय स्तर पर मतलब जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, जो नेपाल का क्षेत्र था वगैरह, जितना भी पहले वाला था वो इसके अंतर्गत आता था। अखिल भारतीय स्तर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भी क्षेत्र है वो इंक्लूड था। तो आज का जो भारत आप मत सोचिए, वो पहले वाला। तो अखिल भारतीय स्तर पर मौर्य वंश का शासन विद्यमान था। शासन तो मौर्यों का ही था, अशोक के बाद में जितने भी शासक आए उनका ही शासन था, अभी भी शासन उन्हीं का है, लेकिन है वो पहले वाली बात नहीं रही गई। किंतु दक्षिण तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उत्तरवर्ती मौर्य शासकों का जो कड़ा नियंत्रण पहले था वो अब समाप्त हो गया था। किंतु दक्षिण तथा पश्चिमोत्तर, अब दक्षिण और पश्चिमोत्तर ये मत समझिए पश्चिमोत्तर में पश्चिम में राजस्थान है, वो नहीं है। पश्चिम में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है वो आएगा इसमें। तो जो पहले का जो मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह का क्षेत्र था, तो उस पर है वो अब जो पहले कड़ा नियंत्रण था अब वो समाप्त हो गया था। मौर्योत्तर काल में है वो समाप्त हो गया था, क्योंकि अशोक के बाद में है वो इतने अच्छे शासक नहीं आए, योग्य उत्तराधिकारी नहीं आए। तो शासक तो वही है, मतलब कि उनके मौर्य है वो शासन कर रहे हैं, लेकिन है वो पहले वाली बात नहीं रही। अब इनका कंट्रोल है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। यही कारण है कि प्राचीन भारत के इतिहास के इस खंड का नामकरण है वो मौर्योत्तर काल किया गया। यही कारण है कि जो प्राचीन भारत का जो ये कालखंड है इसका नामकरण मौर्योत्तर काल किया गया। मतलब शासन कर रहे हैं मौर्य ही, लेकिन पहले वाली बात नहीं रही। पहले वो सारे लोग है वो
मौर्यों के अधीन रहकर है वो कार्य करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। धीरे धीरे इनका नियंत्रण है वो समाप्त हो रहा है पूरे अखंड भारत पर। तो ऐसे समझो, उदाहरण के लिए बताती हूँ कि जैसे आज मोदी जी है वो सत्ता में है, बीजेपी की सरकार है वो सत्ता में है, तो भाई जैसे ये से समझो कि जैसे सत्ता में उनकी सरकार है, फिलहाल उनकी सरकार सत्ता में है, तो बाई चांस खुदा न खास्ता मोदी जी को कुछ हो जाए तो सत्ता का फिर क्या हो जाएगा? अब केंद्रीकरण है, फिर विकेंद्रीकरण हो जाएगा सत्ता का। मतलब कि सभी लोग है वो अपने अंडर में, पहले है वो जैसे मोदी जी के अंडर में रहकर है वो उनको कार्य करना होता था, फिर है वो सब के अलग अलग बंटवारा हो जाएगा। कोई कुछ मतलब राजस्थान वाले कुछ, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, सब है वो अलग अलग जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सब है वो सबका विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो फिर है वो जो पहले वाली बात है वो नहीं रहेगी और सब लोग अपना अपना कार्य अलग अलग करने लगेंगे। तो यही कारण था कि यहाँ पर भी है वो पहले वाले जो शासक है वो पहले वाले जैसे चंद्रगुप्त और अशोक आए वैसे अब नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण है वो पहले तो अखंड भारत जो पूरा मगध के अधीन में रहकर ही सभी लोग है वो कार्य करते थे। मतलब जो क्षेत्रीय शासक थे वो मौर्यों के अधीन रहकर अपना कार्य करते थे, लेकिन अब है वो धीरे धीरे इनका नियंत्रण है वो समाप्त हो गया। जैसे दक्षिण और पश्चिम उत्तर भारत में है वो उनका नियंत्रण है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो इसी कारण है वो इतिहासकारों ने कहा कि ये है वो मौर्य काल नहीं है, मौर्योत्तर काल है, मौर्यों के बाद का काल है। तो इसके अलावा मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घ काल तक किसी भी अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। ये बोल रहा है कि इसके अलावा मौर्य वंश के पतन के बाद, ये कह रहा है कि जब मौर्य वंश का पतन प्रारंभ हो गया तो इसके बाद कोई है वो नया वंश नहीं आया जिसके आधार पर इसका नाम है वो दूसरा या फिर अन्य नाम रखा जा सके, क्योंकि मौर्यों के पतन के बाद कोई ऐसा वंश नहीं आया जिसके आधार पर उसका नामकरण है वो दूसरा अन्य नामकरण किया जाए। इसीलिए इतिहासकारों ने इस काल जो नामकरण है वो मौर्योत्तर काल रखा। तो आपको है वो चीजें समझ में आ रही होंगी, जिसके आधार पर ऐतिहासिक युग का विशिष्ट नामकरण किया जा सके। ऐसा कोई फिर मौर्यों के पतन के बाद ऐसा कोई साम्राज्य नहीं आया, किसी वंश ने साम्राज्य स्थापित नहीं किया जिसके आधार पर उसका कोई अन्य नाम रखे। इसीलिए इसका नाम है वो मौर्योत्तर काल रखा गया है। मौर्य वंश के पतन के कारण, तो मौर्य वंश के पतन के कारण बहुत सारे पतन के कारण थे। तो देखो, चंद्रगुप्त तथा अशोक के बाद योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव सबसे प्रमुख कारण यही है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के बाद में है वो कोई भी अन्य राजा है वो इतना प्रभावशाली शक्तिशाली नहीं आया। और चंद्रगुप्त जो ये अपना अशोक था उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, शांति प्रिय जीवन व्यतीत करने लगा। तो भाई एक राजा दूसरे को हराकर ही तो आगे बढ़ रहा था, उससे ही तो साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। लेकिन अब ये तो शांति प्रिय जीवन व्यतीत करने लगा, जनता के पास कोई काम धंधा बचा नहीं था। तो इस प्रकार से पतन होना लाजमी है। अब देखो, प्रशासन के अत्यधिक केंद्रीकृत होने के कारण, प्रशासन का ज्यादा केंद्रीकरण होना भी एक इसका कारण माना जाता है। मौर्य काल का पतन प्रारंभ हो जाता है, केंद्रीकृत होने के कारण मौर्य काल का जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। अब देखो एक लास्ट रीजन, 184 ईसा पूर्व में जो मौर्य वंश का एक अंतिम राजा था वृहदर्थ, उसकी हत्या है वो उसी के जो अमात्य या फिर मंत्री बोल दो, वो है वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है। तो मौर्य वंश है वो यहीं समाप्त हो जाता है। 184 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट वृहदर्थ की मृत्यु उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती। ये बनारस का अमात्य था, तो इसने है वो वृहदर्थ की हत्या करके ये है वो शुंग वंश की स्थापना करता है, पुष्यमित्र शुंग। अब देखो बाह्य कारक में देखो, मैंने कहा ना कि यहाँ इंडिया में देखो मौर्य वंश का पतन प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, मौर्य वंश का पतन है वो प्रारंभ है। तो वही है वो जो मौर्य काल में हमने देखा था कि समकालीन कौन थे, सिकंदर। तो सिकंदर के वहां क्या हो रहा है, सिकंदर की मृत्यु के बाद है वो यूनान का, मकदूनिया का क्या हुआ, तो वो देखो। अब
बाह्य कारक। भारत में जब मौर्य वंश अपनी पतन के कगार पर था तो उसी समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक रूप से है वो परिवर्तन हो रहे थे। मतलब कि जब भारत में है वो मौर्य वंश का पतन प्रारंभ हो रहा था, मौर्य वंश है वो पतन के कगार पर था, उसी समय है वो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक कई परिवर्तन हो रहे थे। राजनीतिक परिवर्तन मकदूनिया के शासक अलेक्जेंडर ने अपने वैश्विक विजय अभियान के क्रम में मकदूनिया का जो सिकंदर था या फिर जिसका मूल नाम था अलेक्जेंडर, हम सिकंदर कहते हैं, भारतीयों ने कहते हैं कि भारतीयों ने उसे नाम दिया था सिकंदर। तो जो ये वैश्विक विजय के क्रम में देखो मकदूनिया के शासक अलेक्जेंडर ने अपने वैश्विक विजय अभियान के क्रम में काबुल, कंधार और बैक्ट्रिया के क्षेत्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यहां तक है वो उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, काबुल, कंधार और बैक्ट्रिया के क्षेत्र तक। सिकंदर की मृत्यु के बाद विशाल साम्राज्य है वो नेतृत्वहीन हो गया। यहाँ पर भी वही बात हुई कि सिकंदर के जैसा कोई शासक नहीं आया। यहाँ पर भी फलस्वरूप सत्ता एवं साम्राज्य को स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय शासकों में आंतरिक रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। अब सिकंदर है वो की मृत्यु के बाद है वो जो विशाल साम्राज्य था इतना, उसने विश्व को जीत रखा, तब वो है वो नेतृत्वहीन हो गया। तो जो वो छोटे मोटे राजा थे, क्षेत्रीय शासक वहीं के, वो है वो आपस में है वो लड़ रहे थे कि मैं बनूं। तो इस प्रकार उनमें है वो आपस में है वो विरोध उत्पन्न हो गया। तो वो सभी लोग है वो सत्ता की लालसा में जागृत हो रही थी, महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। अब सिकंदर इतना बड़ा महान साम्राज्य छोड़कर गया है, इतना बड़ा, तो उसके लिए सभी के मन में है वो लालसा जागृत हो गई। हालांकि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने यूनानी साम्राज्य को क्रमबद्धता प्रदान की। हालांकि राजा तो वो बन गया था सेल्यूकस निकेटर, जो कि था सिकंदर महान का, या फिर अलेक्जेंडर बोलो, जो सिकंदर था उसका है वो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। वो है वो यूनान का अगला शासक बना, उसने है वो क्रमबद्धता प्रदान की थी यूनान के साम्राज्य का। यूनान का अगला है वो शासक बना था सेल्यूकस निकेटर के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, और उसी में है वो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से प्रभावित होकर है वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अब देखो, किंतु इसके बावजूद कुछ शासकों ने सिकंदर के साम्राज्य को अपनी क्षेत्रीय सुविधा एवं क्षमता के अनुसार अपने नियंत्रण में ले लिया। किंतु देखो, राजा तो ये बन गया सेल्यूकस निकेटर सिकंदर की मृत्यु के बाद, फिर भी है वो वहां के जो स्थानीय शासक थे, क्षेत्रीय शासक थे, वो अपनी सुविधा के लिए है वो निरंतर है वो प्रयास कर रहे थे, हाथ पांव लगा रहे थे। अब देखो, किंतु इसके बावजूद भी कुछ शासकों ने सिकंदर के साम्राज्य को अपनी क्षेत्रीय सुविधा एवं क्षमता के अनुसार अपने नियंत्रण में ले लिया, जबकि कुछ शासकों ने भारत जैसे क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। देखो, कई जो वहां के राजा थे, उन्होंने वो सिकंदर के साथ जो साम्राज्य को वो अपने हाथों में ले लिया, और कुछ लोगों ने है वो भारत के बारे में चर्चा सुन ही रखे थे कि सिकंदर है वो भारत से गया था, भारत अपनी जो इंडिया है वहां से है वो अपना वापस वहां गया था। तो सिकंदर से उन्होंने चर्चा सुन ही रखे थे भारत के बारे में। तो फिर वो जो वहां के शासक है, यूनान के शासक है, वो कुछ लोगों ने तो वहां का जो सिकंदर का साम्राज्य ले लिया था, और कुछ ने है वो फिर भारत की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि भारत के चर्चे है वो पहले उन्होंने सुन रखे थे, तो फिर वो भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यहीं से है वो विदेशी जो आक्रमण है वो प्रारंभ हो जाते हैं, यहीं से है वो विदेशी आक्रमण का दौर है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इसी क्रम में भारत में विदेशी आक्रमण का दौर पुनः प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो इंडो ग्रीक जिनको बोलते हैं हिंद, यवन, कुषाण, शक, पहलव, तो वो यहीं से है वो फिर आते हैं, यूनान से है वो। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो है इंडो ग्रीक, जो भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ, विदेशी जो वंशजों ने शासन किया, तो वो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हिंद, यवन आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। तो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। प्यारा से कमेंट है बॉक्स में, प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक